कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। और आप लोग कहानी को पूरा ज़रूर सुने, तभी कहानी सुनने में मज़ा आएगा। और सुनने के बाद लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। लगभग 20 मिनट बाद निशा और अखिल भागते हुए अस्पताल पहुंचते हैं। अस्पताल के एक वीआईपी एरिया जहां पर चारों तरफ बॉडीगार्ड्स तैनात थे, वहीं एक तरफ सोफे पर एक शख्स सर पर हाथ रखे बैठा हुआ था। अखिल और निशा भागकर उसके पास आते हैं तो अखिल उससे कहता है, अथर्व क्या हुआ? ये हमला कैसे हुआ? और ईशानी ईशानी भाभी कहाँ है? उसके पास उनके अथर्व ने अपना सर उठाया और उसे देखा तो दोनों ही उसका चेहरा देखकर हैरान रह गए, क्योंकि उसकी आंखें एकदम लाल और चेहरा एकदम काला पड़ चुका था। उसके चेहरे पर दर्द साफ साफ दिख रहा था। निशा ने कांपते हाथों से उसके हाथों को पकड़ा और घुटने के बल बैठकर कहा, भाई, यीशु कहाँ है? क्या हुआ है उसे? वो ठीक तो है ना? उसकी बात पर अथर्व ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ ओटी की तरफ अपनी आंखों से इशारा कर दिया। उन दोनों को ही कुछ समझ में नहीं आया कि अथर्व क्या कहना चाह रहा है। अखिल ने उसे कंधों को पकड़ा और हिलाते हुए कहा, अथर्व, हम सब कुछ पूछ रहे हैं, बताओ ईशानी भाभी कहाँ है? उसके इतना कहते ही अथर्व के दिमाग में वो पल घूम गया। फ्लैशबैक। अथर्व ईशानी को अपने गले से लगाए खड़ा था, तभी अचानक से ईशानी ने उसे धक्का दिया, जिससे वो जमीन पर गिर गया। वो कुछ समझ पाता या कह पाता तभी एक गोली चलने की आवाज़ आई और उसने जब ईशानी को देखा तो उसके सीने से खून का फव्वारा फूट पड़ा। ये देखकर अथर्व जोर से चीख पड़ा, ईसु! तभी गार्ड्स ने देख लिया जिन आदमियों को उन्होंने मारा है, उनमें से एक आदमी जिंदा है। उसी में से एक ने गोली चलाई, जिसे ईशानी ने देख लिया और अथर्व को हटा दिया, और अथर्व को लगने वाली गोली उसके सीने में जा लगी। फ्लैशबैक इन। अखिल और निशा जब ये सुने तो निशा वहीं जमीन पर गिर पड़ी। अखिल भी शॉक हो गया। निशा की आंखों से आंसू बह रहे थे। अखिल ने उसे संभाला और वहीं एक सोफे पर बिठा दिया। अखिल इस समय अथर्व को देख रहा था, जो शांत बैठा था, लेकिन उस शांति के पीछे कितना बड़ा दर्द का तूफान छुपा था, इसका एहसास अखिल को अच्छे से था। तभी एक नर्स बाहर आती है और उनके सामने आकर कहती है, नर्स, क्या आप में से किसी का ब्लड एबी निगेटिव है? पेशेंट को ब्लड की ज़रूरत है और ये ग्रुप का ब्लड अभी हमारे पास नहीं है। तभी अथर्व की आवाज़ आती है, जो कहता है, मेरा ब्लड है। उसके ऐसा कहने पर नर्स कहती है, मेरे साथ आइए। ये कहकर वो उसे अपने साथ लेकर चली जाती है। अथर्व को ईशानी के बगल वाले बेड पर ही लिटाया जाता है। इस समय इतना टाइम नहीं था, इसलिए डायरेक्ट उसका ब्लड ईशानी को चढ़ाया जा रहा था। नर्स ने अथर्व को कुछ समय बाद कहा, सर, अब आप ब्लड नहीं दे सकते, इससे ज़्यादा ब्लड देना आपके लिए सही नहीं है। अथर्व, जो अब तक ईशानी के पीले पड़ चुके चेहरे को ध्यान से देख रहा था, वहीं नर्स की ओर अपनी खतरनाक नज़रों से देखता है और कहता है, तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जितने ब्लड की ज़रूरत है निकाल लो। अगर मेरी वाइफ को कुछ भी हुआ तो मैं अस्पताल को आग लगा दूंगा। सभी डॉक्टर और नर्स अथर्व को अच्छे से जानते थे, इसलिए वो डर गए और जैसा अथर्व ने कहा वैसा करने लगे। कुछ देर बाद अथर्व ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया। उसे हल्के हल्के चक्कर आ रहे थे, लेकिन फिर भी उसने इन सबको इग्नोर करके वहां रखी एक सोफे पर बैठ गया और ऑपरेशन थिएटर की ओर देखने लगा। अखिल उसके पास एक जूस का गिलास लेकर आया, लेकिन उसने पीने से मना कर दिया, तो अखिल ने उसे ईशानी की कसम देकर उसे पीने के लिए मजबूर कर दिया। ईशानी का नाम लेने पर अथर्व ने चुपचाप वो जूस पी लिया। ऑपरेशन अभी भी चल रहा था। ईशानी की कंडीशन का अभी किसी को भी पता नहीं था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं तो अथर्व उनसे पूछता है, डॉक्टर, कैसी है मेरी वाइफ? डॉक्टर को तो अथर्व को देखकर ही पसीना छूटने लगे थे। वो अपना पसीना पोंछते हुए कहते हैं, सर, हमने गोली निकाल दी है, लेकिन वो गोली उनके दिल के बहुत ही नाजुक हिस्से में लगी थी, जिससे उनका हार्ट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन इसके आगे डॉक्टर चुप हो जाते हैं। अथर्व गुस्से से उस डॉक्टर की कॉलर को पकड़ता और हिलाते हुए कहता है, लेकिन क्या? साफ साफ बोलिए, मुझे मेरी वाइफ सही सलामत चाहिए। डॉक्टर ने डरते हुए कहा, सर, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। हम डॉक्टर हैं, कोई भगवान नहीं है। उनकी कंडीशन ऐसा बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। अगर उनका हार्ट रिस्पॉन्ड नहीं किया तो या तो वो कोमा में जा सकती हैं या फिर
इसके आगे डॉक्टर सर झुका लेते हैं। अथर्व की पकड़ डॉक्टर की बात सुनकर उसके कॉलर से हट जाती है। वो लड़खड़ा जाता है और मौके पर अखिल उसे पीछे से पकड़ लेता है। डॉक्टर तो वहाँ से अपनी जान बचाकर निकल जाते हैं। निशा का तो पहले से ही बुरा हाल था, अब वो और जोर जोर से रोने लगती है। अथर्व को अखिल संभालते हुए सोफे पर बिठाता है और कहता है, अथर्व मेरी तरफ देख, भाभी को कुछ नहीं होगा, अथर्व देख मेरी तरफ। लेकिन अथर्व एक टक जमीन को घूरे जा रहा था। वहीं दूसरी ओर एक बड़े से बंगले में मानो गुस्से से पागल हुए जा रहा था। उसके सामने कुछ आदमी खड़े थे। उसने अपनी बंदूक उठाई और सामने खड़े एक शख्स पर चला दी और गुस्से से कहा, मैंने तुम लोगों को सिर्फ उस अथर्व को मारने को कहा था। तुम लोगों की हिम्मत भी कैसी हुई मेरी ईशानी पर गोली चलाने की? अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुमसे किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। वहाँ खड़े हुए आदमी थे जिन्हें अथर्व और ईशानी पर हमला करके अथर्व को मारने के लिए मानो ने भेजा था। उसमें से कुछ आदमी जो छुपे हुए थे और बचकर मानो के पास आए थे, वहीं उसके सामने इस समय खड़े थे। मानो ने गुस्से में उन सभी को गोली मार दी और वो सभी वहीं मर गए। फिर उसने अपने बाकी के बॉडीगार्ड को देखा और इस कचरे को यहाँ से बाहर निकालो, ये बोलकर वो अपने कमरे में चला गया। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में अथर्व ईशानी के पास ही बैठा हुआ था। वो उसके हाथों को पकड़कर उसके चेहरे को देख रहा था। अचानक से उसने ईशानी के शरीर को हिलते हुए देखा। ईशानी का ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे वो तड़प रही हो। वो अपने हाथ पैर पटक रही थी। तभी डॉक्टर की टीम उसके वार्ड में आई और उसे चेक करने लगी। डॉक्टर ईशानी को चेक कर रही थी। तभी डॉक्टर ने कहा, जल्दी से इंजेक्शन तैयार करो। उसके इतना कहते ही एक नर्स ने उन्हें इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन डॉक्टर ने लगाया लेकिन कोई रिएक्ट नहीं करा था। अचानक से ईशानी एकदम शांत हो गई। अथर्व अभी भी वहीं मौजूद था। डॉक्टर की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे वहाँ से बाहर जाने के लिए कह सके। डॉक्टर ने जब ईशानी को शांत देखा तो उसकी आंखों को चेक करने लगे। उसके बाद उन्होंने जब मॉनिटर पर देखा तो उन सभी के चेहरे पर डर की रेखाएं उभर आईं। अथर्व ने देखा कि जब सभी डॉक्टर शांत खड़े हैं तो उसने गुस्से से गरजते हुए उन सभी को देखा। कहा, तुम सब शांत क्यों खड़े हो? क्या हुआ है? बताओ जल्दी। तभी एक डॉक्टर ने अथर्व को मॉनिटर की तरफ दिखाया। वहाँ पर लाइन एकदम सीधी हो गई थी। अथर्व ने जब डॉक्टर की ओर देखा तो डॉक्टर ने अपना सिर नीचे झुका लिया और कहा, आई एम सॉरी सर, हम मैडम को नहीं बचा सकी। ये बोलकर उन सभी ने अपना सिर नीचे झुका लिया। अथर्व को तो सुनकर अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि ईशानी उसे छोड़कर जा चुकी है। अथर्व एक टक किसी के चेहरे को देखे जा रहा था। अचानक से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो लड़खड़ाते कदमों के साथ ईशानी के पास गया और उसके चेहरे को हाथों में भर लिया। जब सभी डॉक्टर ने देखा कि अथर्व का ध्यान उनकी तरफ नहीं है तो वो सभी अपनी जान बचाकर धीरे से वहाँ से खिसक गए। जब वो सब बाहर आए तो निशा उनके पास गई और पूछने लगी तो डॉक्टर ने ना में सिर हिला दिया। निशा वहीं ज़मीन पर बैठ गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अखिल भी उसे संभाल रहा था। आंसू तो उसकी आंखों से भी गिर रहे थे। वहीं वार्ड में अथर्व ईशानी के चेहरे को फिराए जा रहा था। उसने उसकी ओर देखा और कहा, ईशू, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन तुम ये नहीं कर सकती हो। तुम मुझे इतनी बड़ी सज़ा नहीं दे सकती हो ईशू, प्लीज़ उठ जाओ। वो बार बार उसे उठने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था लेकिन ईशानी की तरफ से उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तभी उसके कंधे पर किसी का हाथ फील हुआ। जब उसने मुड़कर देखा तो अखिल और निशा वहाँ खड़े थे। निशा अभी भी रोई जा रही थी। आंसू तो अखिल के भी आंखों में थे, लेकिन जब उन दोनों ने अथर्व के आंखों में आंसू देखा तो ये उन दोनों के लिए शॉकिंग था, क्योंकि अथर्व की आंखों में आज तक उन्होंने कभी भी आंसू नहीं देखा था। अखिल ने अथर्व को देखते हुए कहा, अथर्व, समझने की कोशिश कर, अब भाभी नहीं उठने वाली। उसने इतना ही कहा था कि अथर्व ने उसे धक्का दे दिया, जिससे वो 2 कदम पीछे लुढ़क गया। उसके बाद उसने ईशानी को देखा और कहा, ईशू देखो, ऐसा क्या कर रही हो? तुम जानती हो ना ये सब झूठ है, इसलिए चुपचाप उठ जाओ और सबको बता दो कि तुम ठीक हो। तुम जानती हो ना मुझे मेरा गुस्सा, तुम जानती हो ना अगर मुझे इस बार गुस्सा आया तो मैं तुम्हें भी माफ़ नहीं करूँगा। मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह से पनिशमेंट दूँगा। मैं कह रहा हूँ उठो। उसे बार बार उठाया जा रहा था। उसे इस तरह से पैनिक करते देख निशा और अखिल का दर्द और बढ़ गया। उनकी आंखों से और भी ज़्यादा आंसू बहने लगे। अथर्व ने ईशानी के चेहरे को पकड़ा और कहा, ईशानी देखो, तो मुझे ऐसे छोड़कर तुम नहीं जा सकती हो। तुम जानना चाहती थी ना कि मैं तुमसे शादी क्यों किया? मैं ये सब क्योंकि मैं तुम्हें सब बताऊंगा। मैं तुम्हें अभी बताता हूँ।
तुम सुनो, मुझे पता है वो सब सुनने के बाद तुम उठ जाओगी। सुनो, मैं जब तुम्हें पहली बार देखा था ना, तभी मैं तुमसे प्यार करने लगा था। तुम्हारा चेहरा मेरे दिल में बस गया था। तुम्हें देखने के लिए मैं तरसता था, चोरी चोरी तुम्हें देखता था। जब मुझे पता चला कि तुम किसी और से प्यार करती हो, तुम्हारी शादी होने वाली है, तो मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आया था। मैंने बैकआउट करने को सोच लिया था, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारी खुशी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती थी। लेकिन जब मुझे पता चला वो लड़का सही नहीं है, वो तुम्हें धोखा दे रहा है, तो मैं ही तुम्हें उसे होटल का पता बताया था। मैं तुम्हें मैसेज करके वहाँ भेजा था। मुझे लगा तो तुम उसे शादी से बैकआउट कर लोगी, लेकिन तुम तो शादी को करने के लिए मान गई थी, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जी पाऊँगा। मेरी ज़िंदगी में तुम हो पहली वो लड़की जिसे मैं इतने हद तक प्यार करता हूँ। तुम्हें कुछ हो जाए मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। प्लीज़ उठ जाओ ईशानी, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। उठ जाओ प्लीज़। ये बोलते हुए अथर बार बार ईशानी को उठाने की कोशिश कर रहा था और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह जा रहे थे। इस समय वो एक पागल आशिक की तरह लग रहा था, जो अपनी महबूबा को उठाने की जद्दोजहद में लगा हुआ था। निशा रोते हुए अथर्व के पास आती है और कहती है, भाई प्लीज़ शांत हो जाइए भाई, अब कुछ नहीं हो सकता है। ईशानी हमें छोड़कर जा चुकी है भाई, वो अब कभी नहीं उठेगी। प्लीज़ भाई खुद को संभालिए भाई। उसने इतना ही कहा था कि अथर्व उसकी तरफ मुड़ा और अपने मुंह पर एक उंगली रखकर बोला, चुप, एकदम चुप, एक शब्द मत कहना। कुछ नहीं हुआ मेरी यीशु को, वो अभी उठेगी। इस समय अथर्व का चेहरा देखकर अखिल और निशा दोनों ही डर गए। उसकी आंखें एकदम लाल पड़ी हुई थी और चेहरा गुस्से से काला हो गया था। इस समय कोई भी अगर उसे देखता तो एक पल के लिए बेहोश भी हो सकता था। निशा अपने भाई को इतने दर्द में देखकर सहन नहीं कर पा रही थी और वो जोर जोर से रोने लगी। अथर्व अपनी ईशानी को पकड़ा और अपने सीने से लगा लिया। वो उसे अपने सीने से लगाता है, उसके सर को सहलाता है। उसकी आंखों से आंसू बह जा रहे थे। वो सिर्फ एक ही बात कह रहा था, प्लीज ईशानी वापस आ जाओ, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। तुम्हें इस तरह से देखकर मैं टूट रहा हूँ ईशानी, मैं भी मर जाऊंगा ईशानी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। प्लीज ईशानी वापस आ जाओ। तुम जो कहोगी मैं करूँगा, तुम जैसे कहोगी वैसे करूँगा, तुम जो चाहोगी वही होगा। प्लीज़ एक बार बस वापस आ जाओ। मैं वादा करता हूँ तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगा, तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं करूँगा, तुम्हें बहुत प्यार दूंगा, कभी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। प्लीज़ ईशानी, प्लीज़ उठ जाओ। आई लव यू ईशू, आई कैन नॉट लाइव विदाउट यू। लेकिन जब उसने देखा कि ईशानी कोई भी रिएक्ट नहीं कर रही, तो उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे उसकी ज़िंदगी उससे छूट गई हो। वो अचानक से जोर कर चिल्ला पड़ा, नहीं ईशु, प्लीज़ डोंट गो, प्लीज़ कम बैक, आई कांट लाइव विदाउट, आई लव यू सो मच, प्लीज़ आई कांट लाइव विदाउट यू, प्लीज़ ईशु शुड कम बैक, प्लीज़ ईशु प्लीज़ कम बैक। अथर्व की हालत इस समय कोई भी देखता तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। निशा और अखिल भी खड़े खड़े रो रहे थे। उन्हें भी समझ में नहीं आया कि क्या करें। एक तो ईशानी की मौत, उस पर से अथर्व की ऐसी हालत, वो दोनों भी पूरी तरह से टूट चुके थे। अथर्व का इस तरह से टूटा हुआ देखकर बाहर खड़े डॉक्टर और नर्स की भी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो सभी जानते थे कि अथर्व कैसा है, अथर्व कितना क्रूर है और कितना एरोगेंट इंसान है, ये सभी जानते थे। लेकिन आज अथर्व का ये रूप देखकर सभी शौक में थे और सभी के दिल में एक दर्द की लहर घुस गई थी, क्योंकि अथर्व रिएक्ट ही ऐसा कर रहा था। जो इंसान अपनी परफेक्शन के लिए पूरी जगह फेमस था, जो पूरी दुनिया को अपनी कदमों में झुकाने की हैसियत रखता था, वो इंसान आज एक लड़की के लिए इतना टूट गया है कि वो रो रहा है। अथर्व ईशानी को अपने गले से लगाए आंसू बहाए जा रहा था। वो बार बार सिर्फ इतना कह रहा था, प्लीज़ कम बैक ईशू, आई कांट लाइव विदाउट यू, प्लीज़ कम बैक। उसकी आंखों से आंसू बह जा रहे थे, उसकी आंखें बंद थीं और वो ईशानी को अपने गले से लगाए आंसू बहाए जा रहा था। अचानक से उसके कानों में एक धीमी मगर दर्द भरी आवाज़ गूंजती है, अथर्व। इसी के साथ उसे अपने गले पर गर्म सांसें भी फील होती। ये सब एहसास होते ही अथर्व की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो तुरंत अपने आप से ईशानी को दूर करता है और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर कहता है, ईशु।
अथर्व के आंखों से अभी भी आंसू बहे जा रहे थे। उसके दोनों हथेलियों में ईशानी का चेहरा था, जो अपनी आंखें बामुश्किल से खोलने की कोशिश कर रही थी। अथर्व उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसके माथे पर किस करता है, फिर पूरे चेहरे को चूम कर कहता है, प्लीज यीशु, एक बार और मेरा नाम बुलाओ प्लीज। उसके इतना कहते ही ईशानी के मुंह से फिर से एक लफ्ज निकलता है, अथर्व। उसकी आवाज में कपकपी और दर्द दोनों शामिल था, जिसे अथर्व बहुत अच्छे से समझ रहा था। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान खिल गई थी। तभी जो डॉक्टर बाहर खड़े थे वो सभी हैरानी से ये देख रहे थे। भागते हुए अंदर आते हैं, अथर्व से कहते हैं, सर प्लीज़ प्लीज़ मैडम को हमें चेक करने दीजिए प्लीज़ सर। उसके इतना कहते अथर्व उठ जाता है, लेकिन ईशानी उसके हाथ को नहीं छोड़ती है। डॉक्टर उसे कहते हैं, आप जाइए मत, बस यहीं पास में खड़े रहिए। ईशानी का हाथ पकड़े वो वहीं खड़ा था। ईशानी भी उसके हाथों को पकड़े हुए थी। डॉक्टर ईशानी को चेक करते हैं और हैरानी से अथर्व को देखकर कहते हैं, सर ये मेरी पूरी 30 साल की कैरियर में पहली बार हुआ है। इसे मिरेकल कहना गलत नहीं होगा। मैम मौत को हराकर वापस आ गई हैं। हमें ये बताते हुए बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैम पूरी तरह से खतरे से बाहर हैं। बस उन्हें कुछ दिन यहाँ अस्पताल में रहना पड़ेगा, उसके बाद आपको यहाँ से ले जा सकते हैं। इतना कहकर वो सभी डॉक्टर वहाँ से चले गए। अथर्व अभी भी मुस्कुराते हुए ईशानी को देखे जा रहा था। ईशानी की निगाहें भी उसी की तरफ थी। तभी उन्हें निशा और अखिल की आवाज़ आती है। निशा दौड़ के आती है और ईशानी को अपने गले से लगाती है, जिससे ईशानी की एक आह निकल जाती है। उसकी आह सुनकर निशा को रियलाइज होता है कि उसने जल्दी जल्दी में ईशानी की चोट को छू दिया है। वो उससे दूर हटती है और अपने कान पकड़कर कहती है, माफ़ कर दे, मुझसे भूल हो गई। लेकिन तू तू ठीक तो है ना? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। तू तुझे मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं इस समय क्या फील कर रही हूँ। ये सब बोलते हुए निशा की आवाज़ कट रही थी। उसके चेहरे पर अभी भी आंसू के निशान थे। ईशानी उसे मुस्कुराकर देखती है और कहती है, मैं ठीक हूँ निशा। अखिल भी उसके पास आता है और कहता है, भाभी आप ठीक हैं, हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। आप कुछ जानती नहीं है हम कितना परेशान हो गए थे। ईशानी उसकी तरफ भी देखकर बस स्माइल कर देती है। अखिल एक नज़र अथर्व को देखता है, जो अभी भी ईशानी को एकटक देखे जा रहा था। अखिल निशा को कुछ इशारा करता है तो निशा कहती है, हमें घर चलना चाहिए, हम थोड़ी देर बाद आएंगे तेरे लिए कुछ ले करके, हेल्दी खाने को। और बाड़ी भी अकेली घर पर रहना। बाड़ी की बात सुनकर ईशानी भी हाँ में सिर हिला देती है। थोड़ी देर बाद अखिल और निशा वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अथर्व ईशानी के पास बैठता है और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसके माथे पर एक लाइट किस कर देता है। इस एहसास से ईशानी की आंखें बंद हो जाती हैं। अथर्व प्यार से उसके चेहरे को देखता है और कहता है, आगे से ऐसा कुछ भी मत करना। तुम्हें क्या लगा तुम उस बंदूक की गोली को अपने ऊपर लेकर मुझे बचा लोगी? पागल, अगर तुझे कुछ हो जाएगा तो मैं कैसे जिंदा रह पाऊंगा? बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, नहीं जी सकता तुम्हारे बिना। आगे से करने की हिम्मत भी मत करना, वरना जीते जी मर जाऊंगा मैं। ये बोलकर वो उसकी दोनों आंखों पर किस करता है। ईशानी कुछ भी नहीं कहती है, बस अथर्व की एहसास में डूबी रहती है। अथर्व ईशानी को अपने सीने से लगाता है और सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेता है। ईशानी को भी इस समय उसकी बाहों में एक सुकून का एहसास हो रहा था। थोड़ी देर बाद अथर्व को अपने सीने पर कुछ गहरी सांस महसूस होती है। वो ईशानी को झुककर देखता है तो ईशानी सो चुकी थी। उसे सोते देखकर अथर्व के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वो प्यार से ईशानी के माथे पर किस करता है, उसे बेड पर सुला देता है और अच्छे से ब्लैंकेट ढक करके उसके पास बैठा और उसके सर को सहलाता रहता है। दूसरी ओर मानो के पास खबर पहुंच गई थी कि ईशानी की डेथ हो चुकी है। ईशानी अभी भी जिंदा है, ये बात ज़्यादा किसी को पता नहीं थी। ईशानी के मरने की खबर सुनते ही उसके आदमी अस्पताल से जा चुके थे। ईशानी मौत से लड़कर वापस आ चुकी है, ये उन सबको नहीं पता था। मानो गुस्से से अपने घर की सारे सामान तोड़े फोड़े जा रहा था। वो बंदूक लेकर चारों तरफ चलाया जा रहा था। बाकी सभी बॉडीगार्ड छुपे हुए थे। उसके डर से वो सभी अपनी जान की खैर मना रहे थे। लगभग 3 घंटे बाद ईशानी जब उठती है तो उसे अपने सिर पर किसी का हाथ फील होता है। जब वो अपनी आंखें खोलती है तो उसे दिखाई देता है अथर्व, जो उसके बगल में बैठे उसके सर को सहलाते सहलाते ही वहां पर सो चुका था। ईशानी एकटक उसके चेहरे को देख रही थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि अथर्व उसे इतना प्यार करता है। वो एकटक उसके चेहरे को ही देख रही थी। इस समय अथर्व
बिखरी हुई हालत में था। उसकी शर्ट जो कि वाइट कलर की थी, उस पर जगह जगह खून के धब्बे थे। चेहरे पर अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे ना जाने कितने दिनों से उसने कुछ खाया ना हो। उसके बाल भी बिखरे हुए थे, लेकिन इस लुक में भी वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और चार्मिंग लग रहा था। यार, ये भी कह सकते हैं कि हम जिसे प्यार करते हैं वो हमें हर रूप में चार्मिंग और हैंडसम ही लगता है। ईशानी अपने एक हाथ को बढ़ाकर अथर्व के माथे पर बिखरे हुए बालों को समेटती है। उसकी उंगलियों की छुअन से अथर्व की नींद टूट जाती है। वो जब देखता है कि ईशानी जग चुकी है तो उसके पास बैठकर उसके चेहरे और अपने हाथों में भरकर कहता है, अब कैसा फील कर रही हो तुम? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है ना? ईशानी सिर्फ एक टक उसके चेहरे को देख रही थी। जब से उसने अथर्व को देखा था या जाना था, तब से वो उसे एक निर्दयी और एक हार्टलेस इंसान ही समझती थी। लेकिन आज अथर्व की केयरिंग साइड उसके सामने थी। हाँ, ये था कि वो अक्सर उसकी केयर करता था, लेकिन कभी ईशानी ने इस बात को नोटिस नहीं किया था। हमेशा उस पर गुस्सा ही रहती थी। उसे लगता था कि अथर्व ये सब सिर्फ उसे दिखाने के लिए कर रहा है। लेकिन आज वो समझ रही थी कि अथर्व वो सब उसके प्यार में करता था। लेकिन अभी भी उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अथर्व को उससे प्यार क्यों हो गया। क्योंकि उसे जहाँ तक याद था कि पहली मुलाकात में उसने उस पर हाथ उठाया था। ईशानी को अपनी सोच में गुम देखकर अथर्व ने उसे हिलाते हुए कहा, ईशु, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? उसके पुकारने से ईशानी अपने ख्यालों से बाहर आती है और अथर्व को देखकर कहती है, आपसे कुछ पूछ सकती हूँ अथर्व? अथर्व चौंक कर ईशानी को देखता और कहता है, अभी क्या कहा तुमने? उसकी बात पर ईशानी ने कहा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? अथर्व ने नाम में सिर हिलाया और कहा, नहीं। इसके बाद क्या कहा तुमने? उसके बाद उसके बाद तो मैंने कुछ भी नहीं कहा। अथर्व कहता है, नहीं, तुमने मुझे क्या कहकर पुकारा है? उसकी बात पर ईशानी कहती है, मैंने आपको अर्थ कहा। आपको बुरा लगा? अथर्व, नहीं। उसके चेहरे को अपने हाथों में भरा और कहा, सिर्फ तुम ही मुझे इस नाम से पुकार सकती हो। ईशानी उसे अजीब नज़रों से देखने लगती है तो अथर्व कहता है, तुम्हें पता है, पापा मुझे इस नाम से पुकारते थे। उसके बाद आज पहली बार तुमने मुझे इस नाम से पुकारा है और हमेशा तुम मुझे इसी नाम से पुकारना। तुम्हारे मुंह से अपना ये नाम सुनकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। उसकी बात सुनकर ईशानी के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। फिर उसने पूछा, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अथर्व ने कहा, तुम ये क्यों जानना चाहती हो कि मुझे तुमसे प्यार कब हुआ? उसकी बात पर ईशानी ने कहा, आपने कहा कि आप मुझसे बहुत प्यार करते थे, इसलिए आपने मुझसे शादी की। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, पहली मुलाकात में मैं आपकी इंसल्ट की थी और आप पर हाथ भी उठाया था। तो कोई कैसे प्यार कर सकता है? उसकी बात पर अथर्व कहता है, ये तुम्हारी भूल है। हमारी पहली मुलाकात थी, मैं उसके बहुत पहले से तुम्हें जानता था। ईशानी हैरानी से अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए अथर्व को देख रही थी, जो मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। ईशानी ने कहा, पहली बार पहली मुलाकात हमारी कब थी? उसकी बात पर अथर्व उसे बताता है कि वो एक रोज उसके हॉस्पिटल में आया था कुछ डोनेशन के लिए। उसने उस दिन पहली बार देखा था जब वो एक बच्चे से बात कर रही थी। उस दिन से उसने ईशानी को पहली बार देखा और देखते ही उस पर अपना दिल हार गया। उसके बाद वो बहुत जगह ईशानी का पीछा करता था, उससे बात करने की कोशिश करता था, लेकिन हमेशा नाकामयाब ही रहता था। ये कह सकते हैं कि उसके मन में एक हिचक थी। ईशानी ने आगे कहा, शादी से एक दिन पहले आपने मुझे वो मैसेज करके होटल में बुलाया था? अथर्व हाँ में सिर हिलाता है तो ईशानी कहती है, मतलब आपको पहले से ही था? अथर्व कहता है, हाँ, मुझे पहले से पता चल चुका था, लेकिन मुझे उसकी सच्चाई बाद में पता चली, इसलिए मैं तुम्हें उससे दूर करना चाहता था। लेकिन जब मैंने देखा कि तुम अपनी बेवकूफ़ी नहीं छोड़ रही हो, तो मुझे वो सब करना पड़ा। उसकी बात पर ईशानी मुंह बनाते हुए कहती है, क्या और कोई तरीका नहीं था? अथर्व उसके मुंह बनाने पर इस्माइल करके कहता है, तरीका तो बहुत थे, लेकिन अथर्व राय चंद का स्वैग ही अलग है। ईशानी आगे कहती, लेकिन उसके बाद आपने मुझे क्यों नहीं बताया? अथर्व उसकी तरफ आंखें छोटी करके देखता है और कहता है, तुम बताओ ना, मैं कहता तो तुम सुन लेती। तुम तो उस समय गुस्से की हाई लेवल पर थी। ईशानी मुंह बनाकर कहती है, तो कोई ऐसा करेगा तो क्या उस पर प्यार आएगा? गुस्सा ही आएगा ना? तो मुझे भी आया। और फिर आपने मुझे इसके आगे वो चुप हो जाती है, क्योंकि उसे याद आता है कि अथर्व ने कैसे किस किया था और कैसे वो अपर न्यूड थी उसके सामने।
अथर्व को भी उन दोनों के बीच का वो पहला मूवमेंट याद आ गया जब उसने ईशानी को किस किया था। वो याद करते ही अथर्व के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई और ईशानी के चेहरे पर एक शर्म भरी मुस्कान आ गई। अथर्व जब ईशानी को शर्माते हुए देखा तो झुक के उसके कान में कहता है, अगर तुम चाहो तो वो मूवमेंट रोज आ सकते हैं। ईशानी का मन कर रहा था कि कहीं गड्ढा हो जाए और उसमें वो कूद जाए। वो अपने हाथों से अथर्व को पुश करके पीछे करती है, लेकिन उसके पुश करने का अथर्व पर कोई असर नहीं पड़ता है। अचानक से उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं क्योंकि अथर्व ने अपने होंठ उसके गालों पर रख दिए थे। अथर्व धीरे धीरे अपने होठों से उसके चेहरे को फिराया जा रहा था। ईशानी अपनी आंखें बड़ी किए हुए उसकी किस को फील कर रही थी। वो दोनों अपने में ही डूबे हुए थे। तभी उन दोनों के कानों में किसी के खांसने की आवाज़ आती है। उस आवाज़ को सुनकर दोनों ही अलग हो जाते हैं और दरवाजे की तरफ देखते हैं जहाँ पर 3 लोग खड़े उन्हें देखकर हंस रहे थे। अथर्व ईशानी से दूर होकर खड़ा हो जाता है और दरवाजे पे खड़े अखिल, निशा और बाड़ी को ऐसे घूरता है जैसे कि वो उन तीनों को अभी जान ले लेगा। वो तीनों ही उसे इग्नोर करके ईशानी के पास आते हैं और उससे बातें करने लग जाते हैं। अथर्व खुद को इग्नोर होता है देखकर गुस्से से वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद निशा, अखिल और वाड़ी ईशानी से मिलकर घर जा चुके थे। ईशानी इस समय आराम कर रही थी और अथर्व वहीं सोफे पर बैठा लैपटॉप पर अपना कुछ काम कर रहा था। तभी उसे ईशानी की आवाज़ आती है तो अथर्व उसके पास जाता है। ईशानी उसको देखकर कहती है, अर्थ, आप किसी नर्स को बुला देंगे प्लीज़। अथर्व उसे देखता है और कहता है, बताओ तो प्रॉब्लम क्या है। ईशानी उसे देखती है और कहती है, वो मेरे बाल मुझे चुभ रहा है, मुझे उससे बनवाना है, मैं अपने हाथ पीछे नहीं कर पा रही हूँ। अथर्व एक स्माइल करता है और ईशानी के बालों को समेट कर बांधने लगता है। हालांकि वो अच्छे से नहीं बांध पाता है, लेकिन उसने इतना तो बांध दिया था कि ईशानी को अब प्रॉब्लम ना हो। ये कहकर वो ईशानी के माथे पर किस करता है। वो दोनों बैठे हुए एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि तभी ईशानी के रूम में एक लड़की आती है। उस लड़की ने थाई लेंथ ब्लैक कलर की ड्रेस पहन रखी थी। उसके हाथों में रेड रोजेस के फ्लावर के बुके थे। वो लड़की दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब उसे अथर्व और ईशानी को इतने पास देखा, उसकी मुट्ठियां गुस्से से कस जाती हैं, लेकिन फिर भी वो अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए अंदर आती है। अथर्व को देखकर लग रहा था कि वो इस लड़की को पहचानता है, लेकिन ईशानी उस अनजान नज़रों से देख रही थी। अथर्व ने उस लड़की को देखा और कहा, सांची, तुम यहाँ? जी हाँ, ये लड़की कोई और नहीं सांची थी, जो अथर्व से एम्यूजमेंट पार्क में मिली थी। सांची एक अदा से चलते हुए अथर्व के पास आती है और उसके उसके गले लगकर कहती है, थैंक गॉड तुम ठीक हो। ईशानी का उसको अथर्व के गले लगा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो अपना चेहरा एक और कर लेती है। अथर्व सांची को खुद से दूर करता और कहता है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, वो गोली ईशानी को लगी थी। सांची और ईशानी को देखती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है उसे देखकर, क्योंकि इस हालत में भी ईशानी बहुत खूबसूरत लग रही थी, उसके मेकअप किए हुए चेहरे से तो ज़्यादा ही। सांची ईशानी की ओर देखकर अथर्व से पूछती है, ये कौन है? अथर्व सांची से अलग होकर ईशानी के पास जाता है और उसके पास खड़ा होकर उसे अपने एक हाथ से गले लगाकर कहता है, शी इज़ माई वाइफ ईशानी अथर्व रायचंद। अथर्व के मुंह से ईशानी के लिए वाइफ सुनकर सांची के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि अथर्व ने शादी कर ली। उसकी मुट्ठियां गुस्से से कस गईं। वो अब ईशानी को जान से मार देना चाहती थी। सांची अपने दिल के जज्बातों को कंट्रोल करती है और ईशानी से मिलती है। वो ईशानी और अथर्व को शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेट कहती है। उसे ये सुनकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई थी कि अथर्व ने ईशानी से शादी की थी, लेकिन उसे ऐसा प्रिंटेड करना ही था कि वो खुश है। वो अथर्व के चेहरे पर इसके लिए प्यार देख सकती थी, जो उसके दिल में खंजर लगने जैसा था। वो ज़्यादा देर वहां पर नहीं रुक सकी और काम का बहाना बनाकर वहां से चली गई। बाहर आकर उसने गुस्से से अपना हाथ दीवार पर मारा और कहा, नहीं अथर्व, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम किसी और से शादी नहीं कर सकते हो। मैं इतने सालों से तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया और तुम हो कि तुमने उस 2 कौड़ी की लड़की बहन जी से शादी कर ली। उस 2 कौड़ी की बहन जी को मारना होगा। उसे मैं तुम्हारी ज़िंदगी से निकाल कर रहूँगी, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो सकते हो। इसके अलावा मैं तुम्हें किसी का भी नहीं होने दूंगी।
इस समय उसके चेहरे पर अथर्व के लिए पागलपन और ईशानी के लिए बेहद नफरत दिख रही थी। सांची वहां से आगे जा ही रही होती कि तभी वहां उसे दो लोगों की आवाज सुनाई देती है। वो दोनों कह रहे होते हैं कि ये खबर हमें सर को पहुंचानी होगी कि वो मैडम जिंदा हैं। अगर उन्हें पता चल गया तो वो बहुत खुश हो जाएंगे और हमें पैसे भी देंगे और माला माल भी कर देंगे। सांची को उनकी बातें सुनकर ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन इतना तो समझ में आ गया कि वो इसके बारे में बात कर रहे हैं, वो उसके काम का हो सकता है। इसलिए वो उन दोनों आदमियों का पीछा करने लगी। लगभग आधे घंटे बाद वो एक बंगले के बाहर अपनी गाड़ी रोकती है और छुपते हुए उस बंगले के अंदर चली जाती है। वहाँ एक पिलर के पीछे छुपकर बातें सुनती है। वो देखती है कि एक आदमी जो गुस्से में सोफे पर बैठा हुआ है, जब वो उन दोनों आदमियों की बातें सुनता है तो ईशानी जिंदा है तो वो खुश हो जाता है और उन दोनों की तरफ नोटों की गड्डी फेंक कर उन्हें वहाँ से जाने को कहता है। फिर अपने एक आदमी से कहता है, तैयारी करो, मुझे जल्द से जल्द अथर्व की मौत चाहिए ताकि मैं ईशानी को अपने पास ला सकूं। उसने इतना ही कहा था कि तभी सांची बाहर आती है और कहती है, अगर तुम्हें वो लड़की चाहिए तो तुम्हें अथर्व को मारने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ उस लड़की को पाने में, लेकिन तुम उसके बदले में तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। सांची को वहां देखकर उस आदमी ने उसके सिर पर बंदूक तान दी। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मानो था। मानो ने सांची पर गुस्सा आते हुए कहा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे पहुंची? सांची ने उसकी बात सुनकर एक टेढ़ी मुस्कान देते हुए कहा, ये बात बाद में पूछना कि मैं कौन हूँ। इससे क्या मतलब है तुम्हें? तुम्हें तो बस इस बात से मतलब होना चाहिए कि तुम्हें ईशानी चाहिए और मुझे मेरा हथर्फ चाहिए। अगर हम दोनों साथ आ जाएं तो उन दोनों को अलग कर सकते हैं और हमें अपना अपना प्यार मिल सकता है। अगर तुम मेरा साथ देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं तो मैं खुद भी उन दोनों को अलग कर सकती हूँ, लेकिन तब मैं उस ईशानी को मार दूंगी तो तुम्हें वो ईशानी नहीं मिलेगी। और अगर तुम्हें ईशानी चाहिए तो तुम मेरी मदद करो, हम दोनों एक दूसरे की मदद से अपने अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। ये कहकर उसने एक स्माइल देकर मानो को देखने लगी। थोड़ी देर बाद मानो ने उसकी ओर देखा और कहा, मुझे तुम्हारी डील मंजूर है, बताओ तुम्हारा क्या प्लान है? मानो और सांची एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। मानो ने सांची को देखा और कहा, वैसे तुम करना क्या चाहने वाली हो? उसकी बात पर सांची ने एक डेविल स्माइल करते हुए कहा, तुम देखते जाओ मैं क्या क्या करती हूँ। इसके बाद उसने मानो को कुछ बताया, जिसे सुनने के बाद मानो जोर जोर से हंसने लगा। मानो ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी पूरी मदद करने को तैयार हूँ। दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। उसके बाद आगे के प्लान को डिस्कस करने लगे। दूसरी ओर अस्पताल में अथर्व ईशानी के सामने सोफे पर बैठा लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था और वहीं ईशानी बैठे बैठे बोर हो रही थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर उसने एक बार अपने लेफ्ट हैंड को देखा जहाँ पर कंधे से लेकर सीने तक पट्टियाँ बंधी हुई थी। उसे अपना लेफ्ट हाथ हिलाने तक की मनाही थी। ईशानी को बहुत गुस्सा आ रहा था अपने कंडीशन पर और उससे ज़्यादा गुस्सा आ रहा था उसे अथर्व के ऊपर। वो उसे वहाँ बोर होने को छोड़कर बैठकर अपना काम कर रहा है। अचानक से उसकी नज़र अपने साइड टेबल पर रखे फ्रूट बास्केट पर पड़ी। उसे देखकर ईशानी के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। अथर्व जो पूरा ध्यान लगाकर अपना काम कर रहा था, अचानक से उसके सिर पर कुछ आकर लगा उसका, तो जिससे उसका सर चकराने लगा। 2 मिनट बाद जैसे ही वो शांत हुआ, उसने ध्यान से देखा तो एक सेब आकर उसके सर पर लगा था। उसने उसको देखा और सामने गुस्से से उसे घूरती हुई ईशानी को देखा। उसने अपनी आंखें छोटी छोटी की और ईशानी को गुस्से से घूरते हुए कहा, ये तुमने किया? उसने इतना ही कहा था कि तभी एक और सेब उसकी तरफ आया। वो उससे लगती उसके पहले ही उसने उसे पकड़ लिया। अब वो उसे लेकर ईशानी के पास आया और कहा, ये क्या तरीका है ईशु? ईशानी ने भी उसे बराबर घूरते हुए कहा, यही तो मैं भी पूछना चाहती हूँ कि आखिर की क्या तरीका है? मैं यहाँ बीमार हूँ, यहाँ से हिल नहीं सकती हूँ, उठ नहीं सकती, यहाँ बैठे बैठे बोर हो रही हूँ, और आप हैं कि अपना ये बोरिंग सा लैपटॉप लेकर बैठे हुए। आपको इतना भी समझ नहीं आता, बीमार इंसान ऐसे ही बोर होता है तो बीमार पड़ जाएगा। आपको पता है, आपसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। आपको मुझसे नहीं, अपने इस लैपटॉप से शादी कर लेनी चाहिए थी। मुझे तो आपके इस लैपटॉप को देखकर सौतन वाली फीलिंग आती है। ईशानी की लास्ट लाइन सुनकर अथर्व के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने ईशानी के दोनों तरफ अपने हाथ रखे और झुककर उसके चेहरे के करीब आकर कहा, मतलब तुम मानती हो हमारी शादी को?
अथर्व का चेहरा इस समय ईशानी के एकदम करीब था। अथर्व की गर्म सांसें ईशानी के चेहरे पे पड़ रही थी, जिससे उसके शरीर में गुस्सेप्स आ रहे थे। ईशानी ने अटकते हुए कहा, आप कहना क्या चाह रहे हो अर्थ? एक दफा फिर उसके मुंह से अपने लिए अर्थ सुनकर अथर्व के दिल की धड़कन 1 मिनट मिस कर दिया। अथर्व ने एक गहरी स्माइल दी और कहा, तुमने ही तो कहा था कि तुम इस शादी को नहीं मानती। ईशानी ने आगे कहा, तो उसे कोई शादी कहता है? बस आए बंदूक रखी और फेरे लेकर मंगलसूत्र पहना दिया, सिंदूर पहना दिया, ऐसी भी कोई शादी होती है? तो कैसे शादी होती? इस बार अथर्व ने उसके कानों में कहा, जिससे उसके होठ ईशानी के कानों को छू रहे थे। ईशानी के चेहरे शरीर में सिहरन उठ रही थी, जिसे अथर्व बखूबी समझ रहा था। ईशानी ने आगे कुछ नहीं कहा, बस अपनी पलकें झुका ली। अथर्व समझ गया कि ईशानी अब बहुत ज़्यादा शर्मा रही है, वो आगे कुछ नहीं बोल पाएगी, इसलिए वो उससे दूर हो गया और कहा, चलो वो सब छोड़ो, अब ये बताओ कि तुम क्यों बोल रही हो, क्या करना चाहती हो तुम, और तुम्हारी बोरियत को दूर करने के लिए मैं क्या करूँ? उसकी बात पर ईशानी ने कहा, हम मूवी देख लें साथ में। अथर्व ने कहा, ठीक है, बताओ कौन सी मूवी देखना चाहती हो, मैं वही लगा देता हूँ, दोनों मूवी देखते हैं। ईशानी ने कहा, कोई रोमांटिक मूवी लगाइए, मुझे रोमांटिक मूवी देखना बहुत पसंद है। अथर्व ने उसकी तरफ एक टेबल स्माइल के साथ देखा और कहा, रोमांटिक मूवी देखने की क्या ज़रूरत है, तुम चाहो तो हम रोमांटिक मूवी बना सकते हैं अभी यहीं। आज अथर्व की शैतानियों से ईशानी बार बार शर्माई जा रही थी। अथर्व ने जब ईशानी को इतना शर्माती हुई देखा तो उसे आगे छेड़ना बंद कर दिया और कहा, बताओ तुम कौन सी मूवी देखोगी? ईशानी उसकी ओर देखती और कही, कोई भी मूवी लगा दीजिए। उसकी बात पर अथर्व ने एक इंग्लिश मूवी लगा दी। पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक से इसमें जो बोल सुने उससे ईशानी ने उस टैब को बंद कर दिया। अथर्व उसकी ओर देखने लगा तो ईशानी ने कहा, ये कैसी गंदी मूवी लगा दिया आपने? अथर्व ने कहा, रोमांटिक मूवी है। ईशानी ने उसकी ओर घूर के देखा और कहा, मुझे ऐसी मूवीज देखना पसंद नहीं है। अरे अभी तो तुम कह रही थी कि तुम्हें रोमांटिक मूवी देखनी है, तो मैंने लगा दी। ईशानी ने उसकी ओर देखा और कहा, छी, ऐसी मूवी कौन देखता है? उसकी बात पर अथर्व कहता है, ये क्या है ना, तुम ना रोमांस में वीक हो ना, इसलिए मैं तुम्हें ये रोमांटिक मूवी दिखाया था, ताकि तुम्हारी रोमांस चैप्टर स्ट्रांग हो जाए और मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। उसकी बात पर ईशानी पानी पानी हो गई। वहाँ कोई था जो इन दोनों के इस रोमांटिक माहौल को देखकर गुस्से से उबल रहा था। यह कोई और नहीं बल्कि मानव और सांची थे, जो छुपकर उन दोनों को देख रहे थे और उन दोनों को इतना करीब आते देखकर दोनों के गुस्से का पारा हाई हुए जा रहा था। ऐसे ही 5 दिन बीत गए। ईशानी अब ठीक हो चुकी थी, हाथ के जख्म पर भी अभी भी पट्टी होती थी, लेकिन अब उसे घर जाने की इजाज़त थी। बस उसका ध्यान रखना था, जो कि अथर्व ने अपने ऊपर ले लिया था। अथर्व ईशानी के साथ मेंशन के लिए निकल चुका था। जैसे ही दोनों मेंशन के बाहर पहुंचे, पूरा मेंशन फूलों से सजा हुआ था। ऑफर्स पर बड़े बड़े अक्षरों से वेलकम लिखा हुआ था। चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत सा माहौल बना हुआ था। अथर्व सहारा देकर ईशानी को अंदर लेकर आता है। जैसे ही वो चौखट पर कदम रखने वाला होता है, तभी किसी की आवाज़ आती है कि रुक जाओ। दोनों वहीं रुक जाते हैं और जब सामने देखते हैं तो अपने हाथों में आरती की थाल और एक कलश लिए हुए निशा चली आ रही थी। अथर्व ने निशा को देखकर कहा, ये सब क्या है निशु? निशा ने अथर्व को देखा और कहा, भाई, जब ईशु पहली बार इस घर में आई थी तो उसका किसी ने वेलकम नहीं किया था, इसलिए आज वो वेलकम मैं कर रही हूँ। ये कहकर उसने कलश को वहीं चौखट पर रखा और ईशानी और अथर्व की आरती उतारने लगी। दोनों को उसने तिलक लगाया और छत और फूल उनकी तरफ देकर उन दोनों की आरती उतारी। ईशानी से कहा कि वो अपने पैर से हल्का सा करके कलश को नीचे गिरा दे। ईशानी ने देखा कि उस कलश में चावल भरा हुआ था, तो ईशानी ने धीरे से उस कलश को अपने पैरों से गिराया और जैसे ही वो आगे बढ़ने को हुई, उसके सामने 1 मिनट में कुमकुम से भरी हुई थाली रख दी। ईशानी ने उस थाली में अपने दोनों पैर रखे और सामने बढ़े एक सफ़ेद कपड़े पर अपने पैरों की छाप छोड़ती हुई अंदर चली आई। इस पूरे समय में अथर्व ने ईशानी को पकड़ रखा था। अथर्व ने निशा को देखा और कहा, अगर तेरी ये सारी रिचुअल्स हो गए हो तो हम कमरे में जाएं, यीशु को आराम की ज़रूरत है। उसकी बातें सुनकर निशा ने कहा, भाई जाइए जाइए, लेकिन पहले मेरा नेक तो देते जाइए। अथर्व ने निशा की ओर देखा, फिर अखिल को देखकर कहता है कि अपनी बीवी को समझा, कैसा नेक मांग रही है।
अखिल कुछ कहता उसके पहले ही निशा ने उसे घूर कर देखा और अथर्व की ओर मुड़कर बोली, मैं उसकी वाइफ बाद में बनी हूँ, आपकी बहन पहले हूँ। और बहन अपने भाई से नेक लेती है। जब वो बीवी के साथ घर में आता है, इसे चुपचाप पहले नेक दे दो, फिर जाओ, वरना आप जाओ अपने कमरे में और ईशानी को मैं दूसरे कमरे में ले जाऊंगी। ये सुनकर तो अथर्व का मुंह ही बन गया। उसने कहा, बता मेरी माँ, तुझे क्या चाहिए? उसकी बात पर निशा ने एक टेबल स्माइल करते हुए देखा और कहा, मुझे आपकी वो स्पोर्ट्स कार चाहिए। अथर्व ने उसे घूर कर देखा और कहा, तुझे क्या लगता है मैं तुझे वो स्पोर्ट्स कार दे दूंगा, तेरी ड्राइविंग स्किल जानते हुए भी? उसकी बात सुनकर निशा ने एक मासूम सा फेस बना लिया जो अथर्व को पिघलने के लिए काफ़ी था। अथर्व ने ओके कहा और अपनी जेब से एक की निकालकर उसकी ओर उछाल दी, जिसे निशा पाकर खुश हो गई। फिर वो उन दोनों के रास्ते से हट गई। अथर्व ईशानी को कमरे में लेकर आया और उसे बेड पर बिठाया तो ईशानी ने कहा, मुझे चेंज करना है, आप निशा को बुला देंगी? अथर्व ने उसे देखा और कहा, मैं चेंज कर देता हूँ तुम्हारे कपड़े। उसकी बात पर ईशानी ने कहा, आप कैसे? वो अथर्व समझ रहा था कि वो अभी उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है, तो उसने कहा, देखो निशा अभी कार लेकर बाहर चली गई है, तुम्हारे पास ऑप्शन के नाम पर सिर्फ नहीं है, लेकिन मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारी कंप्यूटर होने का पूरा ध्यान दूंगा। ये कहकर अथर्व अपने कमरे की लाइट्स ऑफ कर दी और सारी खिड़कियां बंद करके पर्दे भी लगा दिया। अब कमरे में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था। उसने जाकर कवर्ड से ईशानी के लिए एक कंफर्टेबल टी शर्ट और प्लाजो निकाल कर ले आया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे उसके कपड़ों को चेंज करवाया। ईशानी एक टक उसके चेहरे को देखे जा रही थी कि कितने सहजता से उसने उसकी असहजता को दूर कर दिया था। थोड़ी देर बाद जब ईशानी के कपड़े चेंज हो गए तो उसने सारी खिड़कियां खोल दी जिससे ताज़ी हवा आ सके। वहीं दूसरी ओर अखिल, बाड़ी और निशा कार लेकर लॉन्ग ड्राइव के लिए चले गए थे। निशा ड्राइव कर रही थी। सच में निशा की ड्राइविंग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। अचानक से उसकी कार के सामने एक लड़की आकर गिर गई। उसने तुरंत कार रोकी और अखिल और निशा दोनों बाहर आए। बाड़ी को उन दोनों ने कार में ही बैठने को कहा। वो लड़की निशा की कार से तो नहीं टकराई थी, वो भागते भागते अचानक से रास्ते पर आकर गिर गई थी। दोनों जल्दी से उसके पास आए और जब उन दोनों ने उस लड़की का चेहरा देखा तो दोनों ही हैरान रह गए, क्योंकि दोनों ही इस लड़की को अच्छे से पहचानते थे। उन दोनों को वहाँ उसे देखकर थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि इस समय वो एक शादी के जोड़े में थी जो कि अस्त व्यस्त, उसके सिर पर चोट लगी हुई थी, जिससे साफ पता चला था कि वो कहीं से भाग कर आ रही है। अखिल ने तुरंत उसे गोद में उठाया और ले जाकर कार में सेटल कर दिया। फिर दोनों वहां से तुरंत कार से निकल गए। कार में निशा उस लड़की को एकटक देख रही थी। अखिल भी परेशान था। तभी बाड़ी ने पूछा, दीदी ये कौन है? उसकी बात पर निशा को समझ ही नहीं आया कि क्या कहे। तभी अखिल ने कहा, यह आपकी दीदी की फ्रेंड है। इधर ईशानी के कहने पर अथर्व उसे हॉल में लाया था। ईशानी को सोफे पर बैठाकर वो उसे अपने हाथों से सूप पिला रहा था। तभी दरवाजे से निशा, बाड़ी और उस लड़की को गोद में लिए अखिल मेंशन में इंटर हुआ। अखिल को गोद में किसी लड़की को देखकर अथर्व हैरान हो गया। उस लड़की का चेहरा बालों से ढका हुआ था, जिससे वो पहचान नहीं पा रहा था। उसने निशा से पूछा, ये कौन है? तब तक अखिल ने उस लड़की को सोफे पर एक तरफ बैठा दिया था। सॉफ्ट वेयर पर बैठने के बाद अखिल ने जैसे ही उसके चेहरे से उसके बाल हटाए, उस लड़की का चेहरा देखकर अथर्व हैरान रह गया। उसके मुंह से इतना ही निकला, सांची? ईशानी भी उसे देखकर हैरान थी। अभी कुछ दिन पहले ही तो वो उन दोनों से हॉस्पिटल में मिली थी, तो आज यहाँ इस हालत में? दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा था कि तभी अथर्व ने अखिल से पूछा, ये सांची, ऐसी हालत में तुम लोगों के साथ हुआ क्या है? कोई बताएगा मुझे? उसकी बात पर निशा ने कहा, भाई हम सब लॉन्ग ड्राइव पर गए हुए थे, अचानक से ये हमारी कार के सामने आ गई। इसे देखकर लग रहा था ये बेहोश होकर गिर चुकी थी, जैसे ये किसी से भाग रही हो। हमें उस समय उसका वहाँ होना ठीक नहीं लगा, इसलिए हम इसे यहाँ लेकर आ गए। बाकी बात क्या हुई, कैसे हुई, ये तो इसके होश आने में ही पता चलेगा। अथर्व अखिल की ओर देखकर कहता है, ठीक है, अब तुम इसे गेस्ट रूम में ले जाकर सुला दो। फिर अपने एक सर्वेंट को देखकर कहता है, डॉक्टर को फ़ोन लगाओ। थोड़ी देर बाद
वो सभी हॉल में बैठे होते हैं और डॉक्टर अंदर सांची को चेक कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर बाहर आते हैं तो अखिल और अथर्व उनकी ओर देखते हैं तो वो डॉक्टर कहता है, देखिए वो स्ट्रेस और भागने की वजह से बेहोश हो गई है। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें बहुत टॉर्चर किया गया हो। उनके सिर पे जो चोट थी मैंने पट्टी लगा दी है, इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर बाद उन्हें होश आ जाएगा और ये कुछ दवाइयाँ उन्हें दे दीजिएगा। अखिल ने वो पर्ची ले ली। उसके बाद वो डॉक्टर वहाँ से चले गए। अथर्व ने उन्हें थैंक यू कहा और डॉक्टर वहाँ से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठे और जैसे ही आगे बढ़े थोड़ी दूर जाकर उन्होंने गाड़ी रोकी और अपना फ़ोन लेकर किसी को नंबर डायल करने लगे। इस समय उनके चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा परेशानी झलक रही थी। सामने से जब किसी ने फ़ोन उठाया तो डॉक्टर ने कहा, मैंने आपका काम कर दिया है, जैसा आपने कहा था वैसा मैंने कर दिया, अब मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। उधर से कुछ कहा गया, फिर डॉक्टर ने फ़ोन कट किया, वहाँ से निकल गए। रूम के अंदर अथर्व, विशाल, अखिल आए। उन लोगों ने सांची को देखा जो अभी तक सो रही थी। अखिल ने अथर्व को देखकर कहा, अथर्व तुझे भाभी के पास सोने की ज़रूरत होगी, जब भी होश में आएगी तो मैं किसी सर्वेंट को कहकर तुझे बुला दूंगा। अथर्व ने हाँ में सिर हिला दिया और वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद अखिल भी वहाँ से चला गया। उसके जाने से पहले उसने दरवाजे को लॉक कर दिया था। जब उस कमरे में कोई नहीं था तो अचानक से सांची ने अपनी आंखें खोली और एक बड़ी सी स्माइल लिए बैठकर एक अंगड़ाई लेकर कहती, चलो पहला स्टेप तो हो गया, अब आगे आगे देखते जाओ क्या क्या होता है। ये बोलकर वो एक टेबल स्माइल करने लगी। उसने अपने कमरे के पास से एक छोटा सा फ़ोन निकाला और किसी को मैसेज करके कुछ सेंड कर दिया। सेंड करने के बाद उधर से कुछ मैसेज आया जिसे पढ़कर वो स्माइल करने लगी और उस फ़ोन को फिर से छुपा दिया। इधर ईशानी, अथर्व, निशा और अखिल वाड़ी के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। अथर्व अपने हाथों से ईशानी को खिला रहा था। वो सब कोई बात नहीं कर रहे थे। वहाँ पर सिर्फ चम्मच की आवाज़ आ रही थी। तभी बाड़ी ने कहा, सब इतने चुप क्यों हो, कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? उसकी बात पर निशा ने कहा, कुछ नहीं हुआ है बेबी। अच्छा तुम बताओ, तुम्हें कैसा लगा मेरे साथ ड्राइव पर? उसकी बात पर बाड़ी ने कहा, मुझे बहुत मज़ा आया, आप तो बिल्कुल फास्ट एंड फ्यूरियस की तरह ड्राइव कर रही हो। आई लव योर ड्राइविंग। उसकी बात पर उसने कहा, थैंक यू मेरा बेबी। आज पहली बार तारीफ की थी, वरना उसे हमेशा ही डांट ही पड़ती थी क्योंकि वो बहुत फास्ट ड्राइव किया करती थी। अथर्व ने उन दोनों की बातें सुनकर कहा, आज के बाद तुम बाड़ी को लेकर अपने साथ कभी ड्राइव करने नहीं जाओगे, तुम्हें पता है ना ये सब उसके लिए ठीक नहीं है। उसकी बात पर निशा कुछ जवाब देती तब तक उन्हें सांची के कमरे से उसकी जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। सभी उस आवाज़ को सुनकर अपना खाना छोड़कर गेस्ट रूम की ओर भागते हैं। जैसे ही वो लोग गेस्ट रूम के अंदर गए, वहां का नज़ारा देखकर वो लोग शॉक हो गए। सांची बेड पर बैठी हुई थी और बार बार पीछे की ओर खिसक रही थी और कह रही थी, मुझे छोड़कर मुझे जाने दो, मैं ये शादी नहीं कर सकती, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे जाने दो प्लीज़। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके सामने कोई खड़ा हो और वो उससे डर रही हो। उसकी ऐसी हालत देखकर निशा, अखिल, ईशानी, यहाँ तक कि अथर्व भी हैरान था। तभी अथर्व ने अपनी रफ्तार आवाज़ में कहा, स्टॉप इट सांची। अथर्व की आवाज़ सुनकर एक पल के लिए सांची शांत होकर फिर उसने अपना सिर उठाकर अथर्व की ओर देखा तो दौड़ के आई और अथर्व के सीने से लग गई। उसे इस तरह से अथर्व के सीने से लगे देख कर ना जाने क्यों, लेकिन ईशानी की आंखों में हल्की सी नमी आ गई। सांची अथर्व से चिपकी हुई थी और बार बार यही कह रही थी, थैंक गॉड अथर्व तुम आ गए, तुम मुझे बचा लो। वो इंसान मुझसे ज़बरदस्ती शादी कर लेगा, वो बहुत बुरा है, वो मुझे बहुत टॉर्चर करेगा, प्लीज़ अथर्व मुझे बचा लो, मैं उससे शादी नहीं करूँगी, प्लीज़ हेल्प मी प्लीज़। ईशानी से अब और नहीं देखा गया, इसलिए वो पलट कर वहाँ से धीरे से जाने लगी। अथर्व ने उसे वहाँ से जाते हुए देख लिया। वो भी उसके पीछे जाना चाहता था, लेकिन सांची ने उस पर अपनी पकड़ तेज कर दी। आखिर क्या फ़र्क पड़ेगा अथर्व ईशानी के रिश्ते पर सांची के आ जाने से? जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। थैंक यू।